चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सार संग्रह नहीं, इसको आगे बढ़ाते हैं इसको। करंट अफेयर बाद में करेंगे। ये स्पार्क को आगे लूसेंट स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्पीड नहीं, पहले लूसेंट स्टार्ट करते हैं। चलिए, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। अब पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष कहाँ मिला है? तो कुरनूल गुफा में। राख के अवशेष कहाँ मिला? पूरा पाषाणिक काल के जो राख के अवशेष वो कहाँ मिला? पूरा पाषाणिक काल में, तो कुरनूल के गुफा में मिला है। आग जो है उसका आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। आग का जो राख है पूरा पाषाणिक काल का राख के अवशेष मिला है कुरनूल गुफा में। अब मनुष्य में स्थायी निवास की प्रकृति नव पाषाण काल में हुई थी। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रकृति नव पाषाण काल में हुई थी। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रकृति नव पाषाण काल में हुई थी। उसने सबसे पहले कुत्ता का पालतू बनाया था। यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? तो कुत्ता को पालतू बनाया था। और मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई थी। यानी कि कोई भी मनुष्य किसी एक जगह पर टिक कर रहना का शुरुआत नव पाषाण काल में हुआ था। नव पाषाण काल में क्या हुआ था? तो हमारा पहिए का आविष्कार हुआ था। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था और राख का अवशेष मिले हैं हम लोग कुरनूल गुफा से। ठीक है। और मनुष्य के साथ कुत्ता पालतू बनाने का सबसे पहले कुत्ता बनाने का पालतू बनाया गया था। सबसे पहले कुत्ता किस पालतू किसे बनाया था? कुत्ता को बनाया गया था। मनुष्य का स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में शुरू हुई थी। स्थायी निवास की प्रवृत्ति कहाँ से कब शुरू हुई थी? नव पाषाण काल में। अब मनुष्य का सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो मनुष्य सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मनुष्य सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग था। मनुष्य सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का। मनुष्य सबसे पहले कौन सा औजार बनाया था? तो कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो प्राप्त स्थल कहाँ है? अतिरंपकम यानी कि सबसे पहले कुल्हाड़ी कहाँ से मिला? अतिरंपकम। कुल्हाड़ी सबसे पहले औजार बनाया कुल्हाड़ी। सबसे पहले मनुष्य किसको बनाया औजार? प्रथम औजार कुल्हाड़ी। और कहाँ मिला? अतिरंपकम। और कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व में हुआ था। कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नव पाषाणिक काल में हुआ था। नव पाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार सबसे पहले 8000 वर्ष यानी कि नव पाषाण काल में हुआ था। प्राकृतिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़। अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पश्चिमी बलूचिस्तान बोलन नदी पे। मेहरगढ़ बोलन नदी पे बलूचिस्तान में, पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी पे। मेहरगढ़ बोलन नदी पे। मेहड़ी सब बोलती ज़्यादा है, मेरी जब बोलती है तो मेहरगढ़ बोलन नदी पे के किनारे अवस्थित है। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ। सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहली फसल है। गेहूँ पहली फसल है। और जौ भी थी। गेहूँ पहली फसल बोलते गेहूँ या जौ, तो गेहूँ और गेहूँ जौ दोनों था सबसे प्राचीन में। चलिए, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम संयुक्त अनाज चावल है। यानी कि मानव द्वारा कृषि के लिए अपनाई गई प्रत्येक फसल कौन है? पहली फसल है भले गेहूँ, लेकिन सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज चावल थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज चावल थी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के लक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिला है? प्राचीनतम जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी मेहरगढ़ से। एक मृतक और एक बकरी मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में किस नदी है? बोलन नदी पे। मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे है। और मेहरगढ़ से सबसे पहले मृतकों के साथ बकरी का दफनाने का प्रोजेक्ट कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मेहरगढ़ से। मृतकों के साथ बकरी दफनाने का कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से। मृतक बकरी मेहरगढ़ से मिला है। यानी कि हमारा किसी भी मृतक के साथ एक बकरी दफनाने मृतक के साथ बकरी दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ किस नदी में तो है? तो पश्चिमी बलूचिस्तान में है। और ये बोलन नदी पर है। मेहरगढ़ बोलन नदी में। और मेहरगढ़ में ही सबसे पहले मृतक के साथ बकरी दफनाने का साक्ष्य मिला है। भारत में पूर्व प्रस्तावित युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। यानी कि जितना भी औजार था वो स्फटिक यानी कि पत्थर के बने होते थे। भूगोलिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पहले थे, जिनने 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में पूरा पाषाणिक औजार की खोज की। और पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाणिक कलाकृति की खोज हुई थी। प्रथम भारतीय पूरा पाषाणिक कलाकृति की खोज हुई थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाणिक कलाकृति की खोज हुई थी। यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट
रॉबर्ट ब्रूफुस्ट में पुरापाषाण औजार की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणिक कलाकृति की खोज हुई थी। भारत के मध्य पाषाणिक काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जिसे सी एल कोलाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ्स खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण कालीन से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण कालीन से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। यानी कि भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाणकालीन से ही मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त हो रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूफुट ने ही जो 1863 में मध्य पाषाणिक औजारों का खोज कौन किया था? पूरा पाषाणिक औजार का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्रूफुट जो है वह पूरा पाषाणकालिक औजार का खोज किया था। रॉबर्ट ब्रूफुट 1863 में पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाणिक कलाकृति की खोज पल्लावरम में। सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? पल्लावरम में। रॉबर्ट ब्रूफुट ने खोजा था 1863 ईस्वी में। मध्य पाषाण के लिए सर्वप्रथम 1867 में सी एल कलाइल ने लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ्स खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाणकालीन से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका मतलब होता है मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। इसका खोज कौन किया था? तो इसका मतलब क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। असम का श्वेताभ्रू गिब्बन कहाँ का है? तो असम का। भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानव कपि क्या? असम का श्वेताभ्रू गिब्बन। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग चालकोलिथिक युग की एक बड़ी बस्ती है। जो जोरवे संस्कृति से संबंधित है। इनाम गांव जोरवे संस्कृति से संबंधित है। भारत के शिवालिक की पहाड़ी में जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी में क्या मिला है? तो जीवाश्म के प्रमाण का साक्ष्य मिला है। 1867 में पहली बार भारत के शैल चित्रों की खोज कौन किया था? आर्कीबोल्ड करलाइल। 1867 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कलाइल ने की थी। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाणिक काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र जो है, यानी कि भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल का मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। पूरा पाषाण काल के मध्य पाषाण काल में समय का माना जाता है कि यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन का प्राचीनतम चिन्ह है। ठीक है, माना जाता है। और मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित है क्या? भीमबेटका गुफा। और अब्दुल्लागंज शहर का रातापानी वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब्दुल्ला शहर के पास रातापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश। रातापानी वन्यजीव कहाँ है? मध्य प्रदेश। विंध्य श्रेणी के दक्षिणी किनारे के अंदर स्थित है। और इसकी खोज वर्ष 1957 से 1958 में विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा खोज की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। यानी कि भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित। 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित? 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित 2003 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। यानी कि बात याद रखिएगा कि अब्दुल्लागंज का रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर में स्थित है। ये क्या स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित है, यानी कि भीमबेटका। और अंदर से इसकी खोज 1957 विष्णु श्रीधर वाकनकर ने द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र के पर्वतीय भीमबेटका क्षेत्र जो है उसको राष्ट्रीय स्तर का 1990 में मिला। अब भीमबेटका को यूनेस्को में 19 में 2003 भीमबेटका यूनेस्को में 2003
3 में शामिल किया गया था। मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला है। मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या प्रजातीय विविधीकरण किया था। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी, भारतीय नागरिक सेवा रिजले क्या था? भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर जनसंख्या के प्रजातीय विविधीकरण किया था। प्रथम बार वैधानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया है रिजले किया है। चलिए, रिजले पहला अधिकारी था। सिंधु सभ्यता कार्बन 14 का नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का मान कितना है? 2400 से 1700, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का उम्र शासन मतलब काल माना जाता है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब विस्तारित त्रिभुजाकार है। एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी है। एनसीईआरटी के अनुसार इसका मुख्य शहरीकरण 2600 से 1900 ईस्वी के बीच में था। प्रारंभिक हड़प्पा काल, मुख्य शहरी काल और उत्तर हड़प्पा काल। तो प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 से 2600 और मुख्य शहरी काल 2600 से 1900 और उत्तर कालिका 1900 से 1300 के बीच में माना जाता है। कार्बन 14 का खोज कौन किया था? तो VF लीवी। कार्बन 14 का खोज VF लीवी 1946 में किया। कार्बन 14 का खोज क्यों किया था? तो तिथि निर्धारण की निर्धारण कार्बन 14 की खोज 1946 में। कार्बन 14 की खोज 1946 में VF लीवी के द्वारा की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम हो रहता है, कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहता है उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। कार्बन 14 की मात्रा जितना ही कम रहता है उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। यानी कि कार्बन 14 जितना कम उतना ही प्राचीन, कार्बन 14 जितना कम उतना ही प्राचीन। और सबसे पहले इसका कार्बन 14 की खोज कौन किया था? VF लीवी 1946 VF लीवी 46 में कार्बन 14 की खोज किया था। और यह तिथि निर्धारण का एक विधि है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और सिंधु सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि कांस्य युगीन सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय था। यानी कि सिंधु सभ्यता के जो भी सभ्यता था लोग थे वो द्रविड़ थे या फिर भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का नमक सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विशेषता घोषणा की थी। कब किया था? कौन किया था घोषणा कि हमारे सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता है। कौन? सर जॉन मार्शल 1924 में। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल दस्क नदी के किनारे स्थित सुत्कागेंड और बलूचिस्तान, पूर्वी पुरस्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरस्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के मादा जम्मू कश्मीर और दक्षिणी पुरस्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद यानी कि जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। यानी कि इसे पूरा समझे तो क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल कौन है? सिंधु सुत्कागेंड और बलूचिस्तान में सुत्कागेंड, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन पश्चिमी है सुत्कागेंड और बलूचिस्तान में है। और पूर्वी बात करें यानी कि पश्चिमी सुत्कागेंड जो कि दस्क नदी पर दस्क नदी में दो सुत्कागेंड। अब हिंडन नदी पर हमारा आलमगीरपुर यानी कि सबसे पूर्वी बात करें तो आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी पे मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और जो कि उत्तर की बात करते हैं चेनाब नदी पे हमारा कौन है? मांदा जम्मू कश्मीर जो कि हिंडन नदी कौन किस नदी है? चेनाब नदी पे है। और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता सैंधव सभ्यता के प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों के केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो हड़प्पा गनवारी वाला यानी कि 6 ही नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का 6 ही नगर को दिया गया है मान्यता दिया गया है। 6 नगर मोहनजोदड़ो हड़प्पा गनवारी वाला राखीगढ़ी और धौलावीरा और कालीबंगा। धौलावीरा भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। धौलावीरा क्या है? तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट है धौलावीरा। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट कौन है? धौलावीरा, जिसे 2021 में विश्व विरासत स्थल में 2021 में भी धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया? 2021 में। भीमबेटका 2003 में, भीमबेटका यूनेस्को में 2003 में और यूनेस्को में धौलावीरा 2021 में। 2003 में भीमबेटका यूनेस्को में, 2003 में भीमबेटका, 2021 में धौलावीरा जो कि धौलावीरा गुजरात
में है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिला है, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए हैं। कहाँ में रहे हैं, गुजरात में पाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो है सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, विश्व में सबसे बड़ा। और भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में घग्गर नदी पे है। राखी गढ़ी में जो हरियाणा के हिसार जिले में है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जिला बात करता मोहनजोदड़ो। अब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिला में है और घग्गर नदी पे है यार। राखी गढ़ी घग्गर नदी पे है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है। और इसकी खोज 1930 में सूरज भान ने किया था। यानी कि राखी गढ़ी की खोज कौन किया था, सूरज भान। राखी गढ़ी की खोज सूरज भान सिंह ने 1963 में किया था। लोथल एवं सुतगोददा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। लोथल और सुतगोददा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। लोथल और सुतगोददा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। लोथल सुतकोतदा लोथल सुतकोतदा सिंधु घाटी सभ्यता का दो प्रसिद्ध बंदरगाह है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें। जुते हुए खेत कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन। जुते हुए खेत कालीबंगन, नक्काशीदार ईंटें तो कालीबंगन, नक्काशीदार ईंटें तो कालीबंगन से प्राप्त हुए। यानी कि जुते हुए खेत नक्काशीदार ईंटें का प्रमाण कहाँ से मिला, साक्ष्य में तो कालीबंगन से मिला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः, यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः वैष्णव सभ्यता सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है, तो मोहनजोदड़ो का स्नानागार। मोहनजोदड़ो का स्नानागार, जो कि 11.8 लंबा, 7.01 चौड़ा, 2.43, यानी कि 11.72 11.88 7.01 और 2.43 गहरा, 2.43 गहरा। स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी बनाई गई। स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए बनाई गई सीढ़ी बनाई गई, जो चारों ओर कमरे में बनाए गए हैं। और इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता है। इसमें भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता है। इसके बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। और अग्निकुंड यज्ञवेदी अग्निकुंड क्या था, यज्ञवेदी लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता का दो प्रमुख दरगाह का नाम क्या था, तो एक लोथल, एक सुतकोतदा। और अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से मिला है। अग्निकुंड कहाँ से मिला, लोथल और कालीबंगन से मिला है। अब देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसमें कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसमें 4 और हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा, हाथी गेंडा चीता भैंसा सुविराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य प्राप्त मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कैसा मूर्ति मिला है, तो कांस्य मूर्ति मिला है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं मध्यकालीन हिस्ट्री में, मध्य हिस्ट्री में आ जाते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री। तब इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।